సమాంతర భారత్ టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం పక్కనున్న గంట నొక్కండి. तो ये ध्यान में रखते हुए हमने पहल करना चाहिए. लोग बार बार ये पूछते हैं कि हमें जाना किधर है. मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि जाना किधर है ये सवाल जिसके सामने आता है उसने अपने आप को ये सवाल पूछना चाहिए, हमें ना लेफ्ट में जाना है ना हमें राइट में जाना है. हमने जिन पुरखों को स्वीकार किया है उन्होंने जो डायरेक्शंस दी है उसी डायरेक्शन के मुताबिक चलना है. नो लेफ्ट नो राइट, ओनली अम्बेडकर राइट. अम्बेडकर राइट बोलने के बाद में हमारे सभी पुरखे उसमें आ गए हैं. उस डायरेक्शन से चलते हैं तो हमें ये कोई रास्ता नहीं बचेगा या हमारे सामने सवाल नहीं रहेगा और उसके मुताबिक हम आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए. किसी ने वो इसके बारे में जिक्र किया, वो हरदास साहब के बारे में, आवड़े बाबू के बारे में. तो आवड़े बाबू के बारे में जो प्रयास जिक्र किया है वो L.N. हरदास ऐसा उनका नाम था. उन्होंने जय भीम की जो शुरुआत की थी तो जय भीम बोलने के बाद में जैसा मुस्लिम लोग सलाम वालेकुम और वालेकुम सलाम जैसा बोलते हैं वैसा जय भीम बोलने के बाद में सामने वाले आदमी ने बल भीम बोलना चाहिए, ऐसा उसका शुरुआत हुई थी. आपको इसको अगर से अच्छे से समझना है तो L.N. हरदास जी के जीवन पर बोले जय भीम इंडिया नाम का एक पिक्चर आया है. वो पिक्चर आप लोगों ने देख लेना चाहिए. अब वो पिक्चर में उन्होंने मूवमेंट कैसी चलाई थी, जैसे बी श्यामसुंदर जी साहब इधर मूवमेंट चला रहे थे वैसे इनसे कम उम्र के थे वो, तो उन्होंने वो एरिया में जो मूवमेंट चलाने की कोशिश की वो बहुत टेरिफिक है. वो देखने के बाद में भी ये पता चलता है कि मूवमेंट ऐसे चलाया जाता है. यानी आदमी को एक इंस्पिरेशन मिलने के लिए बहुत जरूरी है. तो आप सब लोगों को अगर कहीं मिलती है उसकी लिंक तो आप उसको एक बार देखें ताकि आपको ये पता चलेगा कि जय भीम क्या था और जय भीम बोलने वाले आदमी ने उस समय पे मूवमेंट कैसी चलाई है. वो एक अकोला में कॉन्फ्रेंस जब लगाई गई थी उस कॉन्फ्रेंस में जब आए थे वो उस दिन कॉन्फ्रेंस चल रही थी, कॉन्फ्रेंस चलती थी उस समय पे उनको घर से टेलीग्राम आया था. उनको कॉन्फ्रेंस के लिए निकलने के पहले घर से विरोध था कि आपने नहीं जाना चाहिए, बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है. तो उनका बच्चा उसी दिन एक्सपायर हुआ और टेलीग्राम आने के बाद में उन्होंने रिप्लाई भेज दिया कि आपका जो कार्यक्रम है वो कर दीजिए, मैं थोड़ा लेट पहुंचूंगा. तो ऐसे लोग हो चुके हमारे पुरखे. हम लोगों ने इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और इन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास करना चाहिए. तो ये सब कैसे किया जाएगा, तो हम ये आखिर में ये भी लिखा है इन्होंने फीचर प्रोग्राम. हमने प्रोग्राम के फीचर्स भी तय करना चाहिए. फीचर्स तय करने के बाद में फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं. फ्यूचर और फीचर ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं. फीचर्स मीन्स प्रोग्राम में क्या होना चाहिए, कंटेंट क्या होना चाहिए, वो किस तरह से चलेगा, किस तरह से समाप्त होगा, उससे क्या गेन मिलना चाहिए, हमें क्या अचीव करना है, ये सभी चीज़ें वो फीचर्स में होगा. लेकिन कब करना है ये जब सोचा जाएगा तब वो फ्यूचर प्लानिंग होगी. फ्यूचर प्लानिंग में उसके फीचर्स हमने तय कर लेने चाहिए. वो तय करते समय पे हमारे पुरखों ने जो जो डायरेक्शंस दिए उन डायरेक्शंस का हमने उपयोग करना चाहिए. ये अगर करते हैं तो हमें सोल्यूशन मिल सकते हैं. हमें बहुत ज़्यादा दूर जाने की जरूरी नहीं है. हम बाबा साहब का लिटरेचर भी पढ़ते हैं, ओरिजिनल वॉल्यूम्स अगर पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें अलग अलग समय पे जो कॉन्फ्रेंसेस ली हैं उस कॉन्फ्रेंस के जो मिनट्स है वो मिनट्स पे ये चीज़ें आई हैं वो कैसे किए हैं. तो हमने अपने आप के अपने बारे में भी ये देखना चाहिए. हम लोग जितने संगठन चला रहे हैं तो हमारे जो संगठन चल रहे हैं वो संगठन के जिला कमेटी में, वो संगठन के राज्य कमेटी में, वो संगठन के राष्ट्रीय कमेटी में क्या चर्चा हुई है, उसके क्या यूनिट्स है और उसका समाज में इंप्लीमेंटेशन किस तरह से हुआ है. इसका अगर से आप रिव्यू कर लेते हैं तो वो रिव्यू ही अपने आप को जवाब दे देता है कि हमें चलना किधर है और काम क्या करना है. तो मुझे लगता है उस सिस्टम का हमने
बड़े पैमाने पे उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसके बारे में हमने ये आगे बढ़ाना चाहिए। अभी रही बात यह है कि कोई छोटे से छोटा संगठन भी क्यों ना हो, उन्होंने ये ध्यान में रखना चाहिए कि उन्होंने अपने संगठन का मुखपत्र चलाना चाहिए। हमने मीडिया के बारे में जिक्र किया है, जैसे वरुण साहब ने बोला, तो ये कुछ ट्रांसलेशन नहीं हुए हैं, कौन जिम्मेदार है? क्योंकि दुश्मन से हमने अपेक्षा नहीं करना चाहिए कि वो ये सब चीज छपाई गई, उन्होंने छपा भी लिया। तो गवर्नमेंट काम करके बाबा साहब के ऊपर लिटरेचर के ऊपर वो चाहते हैं कि हर साल 1-2 वॉल्यूम्स निकले, कभी निकालते कभी नहीं निकालते। वो वॉल्यूम्स छपने के बाद में जैसे ही गवर्नमेंट प्रेस में आते हैं, दुश्मन उसको खरीद लेता है, हमारे लोगों तक पहुंचने भी नहीं देता है। तो हमें उनके सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, हमें अपनी सिस्टम खड़ी करनी पड़ेगी। जब तक हम अपनी सिस्टम खड़ी नहीं करते, समाज जीवन में हमारे ओर से जब ये मैटर नहीं जाएगा, तब तक ये अवेलेबिलिटी नहीं होगी। तो इसके लिए हमें ये प्रयास करना चाहिए। किसी ने ये अर्थसंकल्प के बजट के बारे में बात की थी। अभी जो सीतारामन जी ने बजट पेश किया ना भारत का, तो उसके बारे में एक मैं डायरेक्शन आपके ध्यान में लाके देना चाहता हूं कि 1980 के समय पे मूल निवासी बहुजन समाज के उत्थान के लिए टीएसपी और एससी/एसटी एक प्रोविजन की थी। टीएसपी मीन्स ट्राइबल सब प्लान एंड शेड्यूल कास्ट सब प्लान। ये प्लान्स की प्रोविजन पिछले साल के बजट से खत्म कर दी गई है। ये जो हेड्स थे, ये हेड्स खत्म हो गए थे। उसके लिए जो प्रोविजन की जाती थी वो अलग हेड्स में डाले, वो बॉन्डेड नहीं है। उस समय पे ध्यान में तो भी आता था कि इतना प्रोविजन इसके लिए किया है। तो पिछले साल हमारे देश में 1% लोगों के पास 73% संपत्ति थी। अभी ये साल लॉकडाउन के बाद में, ये साल भर में जो चेंजेस हुए, उसमें 1% लोगों के पास 77% संपत्ति जमा हुई है। यानी संपत्ति का एक समाज के तरफ जो केंद्रीकरण हो रहा है, सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, उसके ऊपर भी हमने गौर करना चाहिए। उधर संपत्ति का केंद्रीकरण होने की वजह से मूल निवासी बहुजन समाज के पास संपत्ति का जो डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, और उसका परिणाम यह हो रहा है गरीब गरीब होते जा रहे हैं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं। अमीरों के पास संपत्ति बढ़ती जा रही है, गरीबों के पास खाने के लिए भी पैसा नहीं बच रहा है। ये ज्यादा पैमाने पर अगर क्लियर करना है तो बाबा साहब ने जो प्रॉब्लम ऑफ रूपी लिखा है उसको हमें समझना पड़ेगा। उसमें सॉल्यूशन भी दिया है बाबा साहब ने कि किस समय पे किस तरह की क्या समस्या आ सकती है, और वो समस्या आई तो उसको क्या हमने सॉल्यूशन देने चाहिए, इसका बड़े पैमाने पर जिक्र किया है। उसके लिए उन्होंने 1800 से लेकर 1893 तक भारत में जो सिचुएशन है ब्रिटिश सरकार के बारे में, उसका उन्होंने जिक्र किया है। और समय समय पे जो कमीशन आए थे, उन कमीशन के सामने बाबा साहब ने जो एक्सप्लेनेशन दिए थे, उसके जो प्रिंसिपल्स बनाए हैं, उसके जो सिद्धांत बनाए हैं, उनके तरफ हमने ध्यान देना चाहिए। वो अगर ध्यान देते हैं तो अभी जो दिल्ली में किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, उसके ऊपर क्या सोल्यूशन होना चाहिए, इसके ऊपर हम जिक्र कर सकते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, समस्या उनके लिए आई तो वो ये भुगतेंगे। इस बेस पे देश के अलग अलग जगह के लोग उसमें सम्मिलित नहीं हो रहे हैं। अगर देश के सभी जगह के लोग अगर सम्मिलित हो जाते हैं, वो भला ही किसान का आंदोलन हो, लेकिन किसान का आंदोलन होते हुए भी अगर से ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ अगर चलता है तो उसको कल चल के नया रूप मिल जाएगा। यानी इस देश पे पत्ता पलटने के लिए क्या करना चाहिए, ये विचार भी उनके दिमाग में आ सकते हैं। और आखिर हमें जनता का उपयोग करना है, जनता का उपयोग करना है तो देश के आम जनता का उपयोग करके इस देश में सत्ता बदलने के लिए प्रयास किया जा सकता है। क्योंकि हम कितना भी प्रयास किए तो पंजाब के किसानों के घर में जाके बाबा साहब नहीं समझा सकते, लेकिन इस माध्यम से वो अगर से ऐसे रास्ते पे आए हैं तो उनको एनकरेज करने के लिए मूल निवासी बहुजन समाज के संगठनों ने काम करना चाहिए, उनको समर्थन देना चाहिए, वहां भी काम करना चाहिए। हमारे संगठन के लोग बॉर्डर पे अभी काम पे हैं,
जिनको अंडरस्टैंड हुआ है उन्होंने वो काम करना चाहिए। इनडायरेक्टली उसके परिणाम हमारे समाज को जरूर मिलेंगे। उसका इनकेसमेंट कैसा करते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अलग अलग तरह के संगठन काम करते हैं, उनका इसके इनकेसमेंट की क्या तरीका है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। वो बल पे भी अपने संगठन वहां बढ़ाए जा सकते हैं, ये हम लोगों ने प्रयास करना चाहिए। तो वो ट्राइबल सब प्लान और शेड्यूल कास्ट सब प्लान, इसके बारे में भी हमने ध्यान में रखना चाहिए कि सरकार ने अमल में लाने के बाद में कैसे खत्म कर दिया है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल था। भारत के संविधान का आधार लेके उसको प्रोविजन बनाई गई थी 1980 में। वो 91 में उनके ध्यान में आया कि इसके और भी आगे चल के बहुजन समाज के लिए अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। तो 1991 में मनमोहन सिंह का जब सरकार था, कांग्रेस का सरकार था, उस समय पे उन्होंने प्राइवेटाइजेशन लागू करते समय पे इसको ध्यान में रखा था कि आगे चल के कभी कभी इसको खत्म करना है। उन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला था, लेकिन वही काम उनके ही भाइयों की ओर से यानी बीजेपी की ओर से वो किया जा रहा है। वो उनसे नहीं हो ये कर रहे हैं, इनसे जो नहीं होगा वो करेंगे। इसलिए वो बार बार ये बोलते हैं कि इनको चुन के नहीं लाए तो उनको लाओ। हमें लोगों को ये सलाह देनी चाहिए, एक दोनों को छोड़ के मूल निवासी बहुजन समाज के नए लोगों को हमने सामने लाना चाहिए, लेकिन वो अपक्ष नहीं होना चाहिए। ध्यान में रखें, भलाई पार्टी के एजेंडा कम ज्यादा प्रतिशत में हो सकता है, अपक्ष लोगों को चुन के ना दिया जाए, क्योंकि अपक्ष आदमी को चुन के दिए वो कहीं ना कहीं बिकना है। तो पार्टी कोई भी हो, मूल निवासी बहुजन समाज के जो लोग हैं, जहां ब्राह्मणवाद के लोग इंक्लूड नहीं है, ऐसी जो पार्टियां चलती हैं उनमें से किसको भी सामने लाए तो भी चलेगा। वो आज नहीं तो कल एक दूसरे के सहकारी से काम करेंगे और मूल निवासी बहुजन समाज का कैसा हित हो जाए इसके बारे में सोचेंगे। ये हमने ध्यान में रखना चाहिए और वैसा पहल करना चाहिए। तीसरी, हमने आज के जमाने में क्या प्रयास करना चाहिए, जैसा साहब ने बोला है कि फीचर्स प्रोग्राम क्या होने चाहिए। हाँ, फ्यूचर प्रोग्राम के बारे में मैं इतना बताना चाहूँगा कि हमने लिमिटेड नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने महार सत्याग्रह के समय पे बुलाया है लो इमेज क्राइम। छोटा उद्देश्य रखोगे तो उद्देश्य के मुताबिक आपको प्राप्ति होगी। 1-2 MP MLA निकल जाएंगे। हम सत्ता हासिल करने के प्रयास करें ना, सत्ता हासिल करने का प्रयास करोगे, नई पूरी सत्ता मिलेगी आज, लेकिन आपके उद्देश्य के मुताबिक सोच अलग रहेगी, उससे आपके साथ काम करने वाले लोगों की सोच उसी लेवल की रहेगी, तो वो बड़े पैमाने पर सोच सकते हैं। हमसे नहीं हुआ तो हमारे साथ जो काम कर रहे हैं वो लोग उसको अचीव करने का निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। इसलिए हमने अपना विचार उच्च रखना चाहिए, हाई एम रखना चाहिए, उच्च कोटि का विचार रखना चाहिए और उसके मुताबिक प्रयास करना चाहिए। और मैं ये चाहूँगा वीर श्याम सुंदर जी के जैसे भारत में और भी जही कई भी हमारे पुरखे हो चुके हैं, उन लोगों को हमें ढूंढ के निकालना चाहिए और उन्होंने क्या कार्य किया ये हमने समाज के समक्ष लाना चाहिए। हम खुद को भी अपडेट करना चाहिए, समाज को भी बताना चाहिए। ये चीजें आज सामने जैसे किताब बननी चाहिए बोले कक्षाओं में, तो कक्षाओं में किताब बनेगी ना, पक्की बनेगी, लेकिन कब बनेगी, आप जिन लोगों से अपेक्षा रख रहे हैं उनकी सत्ता होते हुए ये नहीं बनेगी। आप डिमांड कर सकते हैं, आप अपने तरफ से मेमोरेंडम भेज सकते हैं, आपने जिस आदमी को बोला था वो आदमी सदन में बात भी रखेगा, लेकिन बात पास नहीं। बात पास करने के लिए हमें हमारे ही लोगों को वहां भेजना पड़ेगा, वो भी हमारे विचारों के। आज भी संसद में 131 पार्लियामेंट में मेंबर्स हमारे हैं उनमें बहुजन समाज के, हमारे विचारों के नहीं है। हमारे विचारों के लोग अगर से होते थे तो दिल्ली में बॉर्डर पे आज जो आंदोलन चल रहा है, किसान लोगों का ऐसा आंदोलन चलाने की कभी भी आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन किसानों के जो बेटे वहां पे गए हैं वो अपनी बात ही नहीं रख रहे ना, उनको पता ही नहीं क्या बात रखी है। तो हमें अपने विचारों के लोग वहां भेजना पड़ेगा और अपने विचारों के लोग बनाने के लिए हमें इस तरह के प्रोग्राम निरंतरता से लगाने पड़ेंगे। इस प्रोग्राम में जो लोग सुनेंगे उनमें से ही कोई आदमी कल्चर के कारपोरेटर बनेगा, कोई आदमी MLA बनेगा, कोई आदमी MP बनेगा, उसके दिमाग में ये विचार रहेगा तो वो अपने विचार की बात वहां रखेगा। दिमाग में नहीं रहेगा तो कहां से रखेगा। तो ये हमने पहल करनी चाहिए। दूसरी पहल ये करनी चाहिए, बाबा साहब ने एक वॉल्यूम लिखा है, ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स। बाबा साहब ने उस परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में वो लिखा है, गांधी और कांग्रेस ने
अछूतों के लिए क्या किया है। हमने आज के डेट में अपने आप को सवाल पूछना चाहिए, व्यवस्था को सवाल पूछना चाहिए। तो हमारा यह सवाल होना चाहिए, व्हाट एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एंड यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस विद कांग्रेस, क्योंकि वो कांग्रेस ने बनाया अपने लिए, बीजेपी ने अपने लिए संगठन बनाया, अलायंस करके सत्ता में आ रहे हैं ना। तो कांग्रेस और बीजेपी और उनके अलायंस ने इस देश के मूल निवासी लोगों के लिए क्या किया है, यह सवाल खड़ा करते हुए इस तरह के एनालिसिस हमने सामने रखनी चाहिए। लोगों को समझना चाहिए कि देश आजाद होने के बाद में इन लोगों ने हमारे ऊपर राज किया है। उन्होंने राज करने के बाद में भारत के संविधान के ऊपर अमल करने के अलावा उन्होंने दूसरे ही काम किए हैं, जिसके वजह से मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को न्याय नहीं मिला है। भारत के संविधान में चाहे कितने भी अच्छे प्रिंसिपल्स लिखे हो, वो अमल में कराएंगे, चलाने वाले लोग वैसे होंगे तो चलाने वाले लोग वैसे नहीं होने की वजह से उन्होंने जिस तरह का काम किया है उसके ऊपर हमने एनालिसिस करना चाहिए, खुद के एक्सप्लेनेशन बनाने चाहिए, उसके प्रेजेंटेशंस बनाने चाहिए और उनको समाज के सामने प्रेजेंट करना चाहिए। तो लोगों के ध्यान में आएगा कि बात ऐसी है। लोगों के ध्यान में अगर से ये बात आती है तो लोगों का इस विचारों के बल पर जनमत बन जाएगा। हम ये सब प्रोग्राम के लिए कर रहे हैं, आज शिविर चला रहे हैं, पिछले महीने में जयंती लगाई है, कल चलते फिर से प्रोग्राम लगाएगा, दूसरी तरफ कोई धम्म का काम करता है, तीसरी तरफ समता सैनिक दल के लोग काम करते हैं। ये सब लोग जो काम करते हैं इसका इकट्ठा परिणाम ये आना चाहिए कि लोगों का जनमत हमारे फेवर में होना चाहिए। यानी भारत के संविधान की जो विचारधारा है उस विचारधारा के तरफ से अगर से जनमत बन जाता है तो जीवन के सभी क्षेत्र में हमारी सत्ता आने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। और ऐसे कैलिबर लोग जब होंगे तब सत्ता आने के बाद में उसके फ्रूट्स भी हमारे समाज को मिलेंगे। तो हमने ये प्रयास उस तरह से करना चाहिए। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। एक महत्वपूर्ण सिद्धांत मैं आपके ध्यान में लाके देना चाहता हूं। महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है, जैसे बार बार हम ये जिक्र करते रहते हैं कि समाज जीवन में होने वाले लोग जो है, देखो हम कितना भी चाहे कल बदलाव आ जाना चाहिए, ये संभव नहीं है। कोई भी चीज को प्रोसेस लगती है और दुनिया चलने के लिए सबके लिए एक ही जैसी नियम है। जैसे न्यूटन नाम का जो साइंटिस्ट हुआ है उसने गति विशेष सिद्धांत ढूंढ के निकाले, क्या स्पीड होती है, क्या वेलोसिटी होती है। ये जैसा ब्राह्मणवादी लोगों के लिए है वैसा भी हमारे लिए भी है। ब्राह्मणवादी लोग जिस स्पीड से आगे जा रहे हैं उससे ज्यादा स्पीड से जब तक हम आगे नहीं जाएंगे तब तक हम फुले अम्बेडकरी विचारधारा का कारवा आगे नहीं ले जा सकते। हम बार बार ये नहीं बोलना चाहिए हमारे पास ये रिसोर्सेस नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास बुद्धि नहीं है, ये नहीं बोलना चाहिए। हमारे पास ये सब चीजें हैं, हमें एहसास नहीं है ये चीज हमारे पास है, क्योंकि ब्राह्मणवादी लोग हमारे लोगों का उपयोग करके ही अपनी सत्ता चला रहे हैं। हमें सिर्फ हमारे लोगों को वहां से निकालना है, उधर से डिटैच करके इधर अटैच करना है। उधर से डिटैच करके इधर अटैच करते हैं तो फुले अम्बेडकरी विचारधारा का, बी श्यामसुंदर जी के विचारधारा का हमें जो समाज बनाना है उस समाज बनाने के लिए निश्चित रूप से हम पहल कर सकते हैं। तो ये पहल हमने करनी चाहिए। तीसरा मुद्दा आता है, बार बार कहीं भी गए तो ये शहर में भी कल अगर से आप फील्ड वर्क में निकल गए तो ये समस्या आ जाती है। लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, कुछ लोग मुस्लिम रिलीजन को मानते हैं, कुछ लोग बुद्धिस्ट रिलीजन को मानते हैं, कुछ लोग क्रिश्चियन रिलीजन को मानते हैं। तो इन लोगों को इकट्ठा कैसा लाया जाए? तो हमने जहां तक ये ध्यान में रखना चाहिए, बाबा साहब ने कंसेप्ट ऑफ बुद्धिस्ट सेमिनरी बोल के एक कंसेप्ट बताई है। उस कंसेप्ट का वैसे सही पैमाने पर समझकर इस्तेमाल करते हैं तो यह समस्या खत्म हो जाती है। हमें किसी भी रिलीजन का नाम ना लेते हुए
मानवतावाद के बल पे, ह्यूमैनिटी के बल पे लोगों ने इकट्ठा कैसा आना चाहिए, यह समझाना चाहिए। हमने भारत के संविधान में उनके लिए मानवतावादी सिद्धांत कैसे परकोलेट किए हैं, इनकलकेट किए हैं, ये अगर समझाते हैं, या उनके रिलीजन में जो अच्छी बातें हैं वो इस भारत के संविधान में कैसे डाले गए हैं, यह हमने समझाना चाहिए। जैसा बुद्धिज्म का अगर से एग्जाम्पल लेते हैं, बुद्धिज्म में पंचशील बताया होगा, त्रिशलन बताया होगा, अष्टांग मार्ग बताया होगा, ये सभी किसी न किसी आर्टिकल में डाले हैं। वैसा ही मुस्लिम रिलीजन में जो अच्छे प्रिंसिपल्स हैं वो इसी तरह के हैं। कुछ प्रिंसिपल अगर छोड़ देते जो अपने इसमें नहीं बैठते तो वो इस आर्टिकल में डाले गए हैं ऑलरेडी। क्रिश्चियनिटी में जो अच्छी चीजें हैं मानवतावाद की, वो चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी डाले गए हैं। तो हमें यह समझाना पड़ेगा, किसी क्रिश्चियन आदमी को हमें समझाना पड़ेगा कि उसके धर्म में जो अच्छी बात है मानवतावाद की, वो बात इस भारत के संविधान में रखी है और इसको समाप्त करने का काम वर्तमान सरकारें कर रही है। ये अगर समझाते हैं तो समाज जीवन में काम करने वाला कोई भी मुस्लिम आदमी हो, क्रिश्चियन आदमी हो या और कोई आदमी हो, वो आदमी आपके साथ निश्चित रूप से काम के लिए आएगा। लेकिन हमें वो अहमियत समझाना पड़ेगा। उसको यह मत बोलो कभी जाके कि क्रिश्चियन आदमी को ऐसा मत बोलो कि तुझे मुस्लिम बनना है, मुस्लिम आदमी को यह मत बोलो कि तुझे बुद्ध बनना है। उनको मानवतावाद समझाओ। मानवतावाद अगर समझाते हैं तो उसको ना मुस्लिम विरोध करेगा, ना क्रिश्चियन विरोध करेगा, ना बुद्धिस्ट विरोध करेगा। किसी ने विरोध करने की कोई बात नहीं है। और वैसा भी हमारा समाज जो है मुन्ने से बहुजन समाज, ये 6743 जातियों में विभाजित है। इन सभी लोगों को हम इकट्ठा ला रहे हैं, तो इनकी निर्मित कैसी हुई ये हमने देखना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है, किसी ने यह बोला था कि हम आपके साथ कैसे आए। जैसा बाबा साहब ने मुस्लिम लोगों के लिए 10% आरक्षण की किसने बात की थी। तो ये ध्यान में रखिए, भारत के संविधान में रिजर्वेशन, रिप्रेजेंटेशन यह किसी भी धर्म के बेस पे नहीं है। तो धर्म के बेस पे जो आरक्षण मांगेंगे उनको कभी भी मिलने वाला नहीं है, ये पक्का ध्यान में रखें। चाहे आंध्र प्रदेश में 2 साल पहले कुछ तो भी जजमेंट आया था, वो बाद में रद्द हो गया, क्योंकि धर्म के बेस पे कोई आरक्षण देने का प्रावधान नहीं है। तो जितने भी लोग लड़ रहे हैं, जैसा महाराष्ट्र में मराठा लोग लड़ रहे हैं, हरियाणा में कई जाट लोग लड़ रहे हैं, या और जगह पे कोई लोग लड़ रहे हैं, किसी जगह पे मालाबादी का लोग लड़ते हैं कि हमें भी आरक्षण मिलना चाहिए। उधर मांग लोग लड़ते हैं, उधर मातंग लोग लड़ते हैं, उनको ये लगता है कि हमें भी मिलना चाहिए। जिन जिन लोगों को ऐसा लगता है उनको आरक्षण मिलना चाहिए, उन्होंने ये समझ लेना चाहिए पहले कि आरक्षण मिलता कैसे है। आरक्षण मिलता कैसे यही पता नहीं है और आरक्षण मांगते जा रहे हो तो आरक्षण कभी नहीं मिलेगा। हाँ, कैसे मिलता है ये अगर पता चल जाता है और उसी के मुताबिक आप अगर मांगते हैं तो आपको एक दिन जरूर मिलेगा। तो बताने का मुद्दा यह था कि जैसे मुस्लिम लोगों के लिए 12% आरक्षण देना चाहते थे, ऐसा हाशमी साहब जैसे बोले, उस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए हम अगर समाज जीवन में पहल करते हैं तो जिस समय पे आरक्षण दिया गया उस समय पे शेड्यूल कास्ट की सूची बनाई गई, उसके बाद में शेड्यूल ट्राइब की सूची बनाई गई। ओबीसी की सूची बनानी थी, लेकिन ओबीसी की सूची बनाने की थी उस समय पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह बोला था कि ये ओबीसी कौन है ये हम जानते नहीं हैं। इसलिए बाबा साहब ने बाद में प्रावधान किया कि ये ओबीसी कौन है ये जानने के लिए हम कमीशन बुला लेते हैं। वो कमीशन ये तय करेगा कि इस देश में ओबीसी लोग कौन है, जो आएंगे उनको वहां डाल देना। उसके बाद में उसका क्या क्या हुआ आपको पता है, काका कालेलकर आएगा, ये आया वो आया, तो उसके जो होना था वो सिचुएशन नहीं हुआ। लेकिन हमें ये जिक्र करते समय पे लोगों को ये बताना चाहिए, क्या बताना चाहिए। बाबा साहब ने उस समय पे भारत के लोगों को ऐसा बोला था, डिग्रेड योर कास्ट, यानी आपकी जो जातियां है, कोई भी जाति, आपके जाति का दर्जा नीचा करो, डिग्रेड योर कास्ट।
आपकी जो भी जात है उस जाति का दर्जा नीचा करो। सूची बनते जा रही थी ना। अगर उस समय पे गांधी जी ने लोगों को यह बताया था, ये बाबा साहब इस देश के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, आप बाबा साहब की बात ना सुने, आप अपने आप को ऊंचे जाति के ऐसे बताओ, अपग्रेड योर कास्ट, आप अपने जातियों का दर्जा ऊंचा बताओ। हम ऊंचे लोग हैं, ऊंचे है या नहीं अलग बात है, लेकिन हम ऊंचे हैं ऐसे बताओ। ये गांधी जी का अपील थी। गांधी जी के अपील को लोगों ने सुना, बाबा साहब के अपील को नहीं सुना। इसके वजह से बाबा साहब उन लोगों को वो सूची में नहीं डाल सके। जितने लोगों को डाल सके उनकी जनसंख्या शेड्यूल कास्ट की सूची की 15% हुई और शेड्यूल टाइप की सूची की 7.5% हुई। जितनी जनसंख्या हुई उतना उनके लिए प्रावधान किया गया। और लोग अगर से अपना कास्ट अगर से डिग्रेड करते थे तो बाबा साहब उनको वो सूची में डाल देते थे। वो सूची में अगर ये लोग उनको डाल देते थे तो उनकी जनसंख्या ज्यादा होती थी, और ये जनसंख्या ज्यादा होती तो उनको प्रावधान भी ज्यादा किया जाता था। अभी जो 22.5% मिलता वो 25%, 30%, 40% हो जाता था। उसका आगे का उदाहरण ये मैं आप लोगों को बताए, जानबूझ के समझाए। ये बात करते हुए 1935 के आसपास की जो सूचियां बनने की चल रही थी, 1935 में जो कानून आया था उसके बाद में की सिचुएशन में ये प्रावधान लगाए गए थे। 1935 से लेकर 1945, 1945 से लेकर 1955, 1955 से लेकर 1965। जब बाबा साहब ने समझाया तो लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन 30 साल जब निकल गए तब भारत के ओबीसी के लोगों के दिमाग में आया, क्योंकि बाबा साहब ने इधर SC ST के लिए प्रावधान कर दिए और वो प्रावधान करने की वजह से लोग अलग अलग क्षेत्र में आ गए। तो ये दिख रहा है लोगों को, ओबीसी के लोग देख रहे थे कि ये SC ST के लोग सामने आ रहे हैं, हमारे ओबीसी के नहीं आ रहे हैं। तो भारत के 1000 ओबीसी के जाति के लोगों ने भारत सरकार को लेटर भेजा कि हमें भी किसी सूची में डाल दो। कब? 30 साल के बाद में, जब बाबा साहब नहीं थे। वो 1000 जातियों की जनसंख्या 28.5% है। वो 28.5% और ये 22.5%, ये उस समय पे अगर से इक्वेशन बन जाता था तो ये 51% हो जाते थे। और 51% का अगर इक्वेशन उस समय पे बन जाता था तो वीपी सिंह सरकार ने ओबीसी के 52% लोगों के लिए 27% रिजर्वेशन दिया है, ये समस्या ही नहीं आती थी। वो 27% काय के लिए दिया है? क्योंकि न्यायालय में जो लोग बैठे हैं उन्होंने बोला 50% के ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेकिन बाबा साहब जब चाहते थे तभी अगर 50% के ऊपर जाता था तो इसको खलास करने का कानून नहीं बचता था। ये पूरा इतिहास बिगड़ जा रहा था। लेकिन ओबीसी के लोगों ने अपनी भूमिका उस समय पर सही प्रमाण नहीं निभाई, उनके नेता लोगों ने भी अपनी भूमिका नहीं निभाई, इसलिए ये सिचुएशन आई है। ये अगर हम SC ST के साथ साथ ओबीसी के लोगों के लिए अगर से हम समझाते हैं, लास्ट पॉइंट, ये अगर समझाते हैं तो हम ओबीसी के लोगों को त्याग कर सकते हैं। हम जो बोलते हैं ना बार बार के ओबीसी के लोग हमारे साथ नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हम उन लोगों को समझाने के लिए कम गिर रहे हैं। दोष उनका ही नहीं है। कभी भी किसी चीज का एनालिसिस करोगे, रिव्यू करोगे तो दोनों तरफ से रिव्यू किया जाए कि हमारी क्या गलती है। मैंने पहले बताया स्टोर सिस्टम में हमारे स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, ये हमने देखना चाहिए। तो उसके बल पे अगर से रिव्यू हो जाता है तो ये सॉल्यूशन मिल जाएंगे। मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ों के बारे में ये एक्सप्लेनेशन देने का मैंने प्रयास किया है, जितना संभव था उतना प्रयास किया है। तो इसके अलावा अगर से ये जैसे बताया गया, हमने कैडर्स कैंप का आयोजन करना चाहिए। कैडर कैंप्स में ये डिटेल में समझाया जाता है, तो हमने वो डिटेल में समझाने के लिए अलग से कैडर कैंप का आयोजन करना चाहिए, जिसमें ये चीज़ों के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दी जाएगी। अभी मैं आपको आखिरी में एक अपील कर रहा हूँ। ये एक पत्र है, ये लेटर में ऐसा लिखा है कि जैसा मैंने बहुत सारे संगठन का जिक्र किया है, मेरे संगठन के बारे में बताया है, तो आपने जाना किसके साथ है? क्योंकि कैमरे साथ फिर से पूछेंगे, समस्या तो वही रह गई, सॉल्यूशन कुछ मिला ही नहीं। आपको वही जगह पे जाना है जो सही लगता है आपको।
अगर मेरे जैसा आदमी समझाता है और अगर ये गलत है तो आपने मेरे साथ नहीं चलना चाहिए। जो आपको सही समझता है तो आप जिससे कन्विंस है उनके साथ चलना चाहिए, लेकिन नया संगठन नहीं बनाना चाहिए। जो संगठन में आप जाओगे वो संगठन में भलाई अगर से कुछ गलती भी मिल जाती है तो वो गलती को ठीक करने के लिए काम करो, लेकिन वो संगठन मत छोड़ो। अगर वो चीज ठीक करते हैं तो वहां आप जैसे ठीक करने वाले लोग आ जाएंगे तो नए लोगों का वो संगठन बन जाएगा, पुराने गलत लोग निकल जाएंगे यहां से। तो इसके लिए यहां 25 मुद्दों का जिक्र किया है कि हम लोगों को जो अपील करते हैं कि आप हमारे साथ काम करें, तो क्यों काम करना है आपने, तो इन सभी चीजों का जिक्र किया है। इसका आप पढ़े और आपको जब भी लगता है तब आप इसके बारे में चर्चा करें। हम आपको इसके बारे में और भी एक्सप्लेनेशन देने का प्रयास करेंगे। इसकी कॉपी सबको दी जाएगी, तो जाते जाते आप इसकी एक एक कॉपी लेके गए। और दूसरा मैं आपको यह करना चाहूंगा कि मूल निवासी बहुजन समाज का लिटरेचर चलना चाहिए, क्योंकि आज जैसे हमने यह प्रोग्राम लगाए, भले हम 20-25 लोग ही आए हैं, लेकिन गांव में हमारे 1000 लोग हैं ना। कुछ लोग सुनने के लिए नहीं आए, वो लोग पढ़ के सुनेंगे, पढ़ के समझेंगे। तो लोगों को समझाने की बात है ना। कुछ लोग इस माध्यम से समझेंगे, कुछ लोग उस माध्यम से समझेंगे, कुछ लोग ऑनलाइन समझेंगे। सभी तरह के माध्यमों का उपयोग करते हुए लोगों तक हमारी बात हमें पहुंचानी है। तो यह बाबा साहब के मूवमेंट के ऊपर हम ये मराठी में चलाते हैं मैगजीन। आप अगर मराठी जानते हैं तो इस मैगजीन को पढ़ने के लिए आप इसका सब्सक्राइबर बने। दूसरा, डेली हम जो MNT न्यूज नेटवर्क चलाते हैं उसका आप सब्सक्राइबर बने। आप जिस दिन समय मिलेगा, जितना समय मिलेगा उतना ही देखें, जब समय मिलेगा तब देखें। ऑनलाइन नहीं देखना हुआ तो बाद में भी आप देख सकते हैं लिंक पे जाके। तो डेली 3 घंटे रहता है MNT न्यूज नेटवर्क को आप सब्सक्राइब करें, तो उससे आपको महीने जितने समझा उससे ज़्यादा समझने वाले लोग वहाँ एक्सपर्ट लोग मिलेंगे, क्योंकि अलग अलग विषय पर अलग अलग चीज़ समझाते हैं। अगर आप मराठी नहीं जानते, हिंदी जानते हैं, तो ये हिंदी में पत्रिका चलती है मूल निवासी टाइम्स, इसका आप सब्सक्राइबर बने। समझो आज मैं समझाने के लिए आया, कल आऊंगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन ये पत्रिका आपके घर पे आएगी तो आपको नया नॉलेज निश्चित मिलेगा। संगठन कैसा चलाना है, कैसा आगे बढ़ना है, कितना बढ़ रहा है, कहाँ पे चल रहा है, इसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। यह अपील करता हूँ और समय के अभाव से मैं मेरे वाणी को यही विराम देता हूँ। जय भीम, जय मुनिवासी। సమాంతర భారత్ టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం పక్కనున్న గంట నొక్కండి.